हमारे साथ दीपक बिष्ट मौजूद हैं जो किसानों के बीच बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे थे कि किसानों को मिलता तो कुछ नहीं, बातें बहुत सारी होती हैं। तो ये जो जितनी बातें हो रही हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की या ये कि भाई कुछ ना कुछ गरीब को सीधा मिल जाएगा, इस पर किसानों के बीच में कुछ उम्मीद है या वो उनको अपना वो सीधा फसल के दाम से ही मतलब रखे हुए हैं? वो बात करते हैं किशोर, क्योंकि कुछ यहाँ पर किसान हैं हमारे साथ। तो ये बताइए, सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं कि आपको जिस तरह से पेंशन या किसानों की पर मंथ महीने की जो है आय एक निश्चित हो जाए, और क्योंकि पहले आप गेहूं का समर्थन मूल्य मांगते थे, फसलों के वो सही दाम मांगते थे, इस बार आपको क्या अपेक्षाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं बजट से, क्या क्या चाहते हैं? किसानों को जी बजट में तो ये वेट को हटा दें, मैं GST को हटा दें, इन्हीं से तो महंगाई बढ़ी है। इनको हटा दें तो बजट सही पेश हो जाएगा और जितना सस्ता कर सके उतना कर दें। कभी 50 रुपये का यूरिया का कट्टा आता था, आज वो काफ़ी महंगाई पकड़ गया। 50 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1000 रुपये में हो रहा है। 2 पैसे घटा में 2 पैसे बढ़ा दें, अधसेरा का आगे पौसेरा धर दें, दादी को मन राजी कर दें, इनको कुछ नहीं है। आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। कुछ लोगों को मिलती है, कुछ उनको नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो मिली ही नहीं है, हमें तो 80 साल की उम्र हो रही, मिला ही नहीं फिर से। आप किस तरह का बजट चाहते हैं, क्योंकि कुछ देर में बजट पेश होने वाला है? मुश्किलें सबसे बड़ी तो ये है कि किसानों की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और के लिए तो कोई मुश्किलें है नहीं। सब हमारे घर भी ढहे जा रहे हैं, सब परेशानियाँ ढाई जा रही हैं, और तेल में भी और बढ़ोतरी होती जा रही है, कम की कोई बात ही नहीं है। जो भी सरकार आ रही किसान के लिए ही हानिकारक हो रहा है और किसी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इस बार चाहता है क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें आप लोगों को हैं बजट से। हाँ, उम्मीदें तो हैं, अगर जो सरकार कोई ठीक से आ जाए तो हो सकता, नहीं तो कोई उम्मीदें तो फेल होती चली जाए। कमी चाहते हैं आप लोग इस बार? कमी तो सब चीज़ पे, ये डीजल है और बिजली है और ये हर चीज़ पे पेट्रोल है, सब ये हमारा नानाज है, रोज रसोई है, सब ये पेंशन है बुजुर्गों जी। दीपक मतलब किसानों को भी यतीश राजावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतीश, आपने सुना किसान भी जो बोल रहे हैं, किसान भी ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सारी चीजें सबको मिले जा रही है, हम देख रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। वाजिब है उनका कहना कि कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है, कीमतें घटती हैं, उनकी आय तो कमी होती जा रही है। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन कि सरकार कुछ देगी इस बार बहुत लाजमी है। और मेरे ख्याल से जो बेसिक इनकम उनका एक्सपेक्टेशन कुछ लग नहीं रहा कि मतलब वो कह रहे हैं कि हर सरकार आ रही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अब जब सवाल ये पूछा गया शेष जी, तो आपने सुना उन्होंने कहा कि अब कोई इनडिफरेंस है, और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा अब कोई ढंग की सरकार आए या कोई ऐसी सरकार आए जो कुछ दे। तो मतलब इस सरकार से भी उम्मीद चली है। इनडिफरेंट जो एटीट्यूड है, एक्चुअली कृषि को दिक्कत यह है, बहुत ईमानदारी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद, कृषि को सी सुब्रमण्यम के बाद, स्वामीनाथन के बाद किसी ने ठीक से समझा ही नहीं। और जो कुछ भी किया, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्मन बोरलॉग को बुला के कृषि क्रांति करवाई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद आप देखें कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वहाँ जो ट्रैक्टर आए थे, और ये सरप्लस की बातें हैं, ये किसान जो हमारे किसान जिनसे बात करें, सरप्लस की बात, तमाम बिना लैंड वाले जो किसान हैं वो भी तो किसान हैं, खेती पे डिपेंडेंट हैं। और हमारे गांव में ठाकुरों की ज़मीन अधिया पे लेके जो शेड्यूल कास्ट के लोग काम कर रहे हैं वो भी तो किसान हैं। अगर 12,000 रुपये एक एकड़ का जमा होगा तो उनके अकाउंट में थोड़ा जमा होगा, तो मेरे अकाउंट में जमा होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें फ्लॉड हैं। इनको इकोनॉमी की समझ बेसिक डेवलप करनी पड़ेगी कि किसान कौन है, पहले तो इतना कर लें। किसान की डेफिनेशन जो लैंड होल्डिंग है, तो लैंड होल्डिंग तो बम्बई में बैठे हैं लोग, 50-50 एकड़, यहाँ नोएडा में लोग। आलोक जी, जब वो कह रहे हैं ना कि वो ये नहीं कि वो इस सरकार से निराश हैं, वो सारी सरकारों से निराश हैं, तो वो उम्मीद ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ भी हो। देखिए, बिल्कुल कमियां रही होंगी कांग्रेस की शासनकाल की सरकारों से भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोदी जी जो इतने बड़े बड़े वायदे करके मर किसान मर जवान का नारा देकर आए थे, आज उनको जवाब देने का समय है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का चाहे फर्स्ट फेज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चाहे वो वाइट रेवोल्यूशन हो, चाहे वो पिंक रेवोल्यूशन हो, हर समय पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। मोदी साहब से हम केवल ट्रॉपिकल कंट्री की वजह से रही होगी। हाँ, एक ट्रॉपिकल कंट्री, उष्ण कटिबंधीय। एक मिनट सर, बहुत
बहुत टेक्निकल विषय है। उष्ण कटिबंधीय देश है, यहाँ पर बाढ़ का असर भी ज्यादा है, सूखे का असर भी ज्यादा है, और जितने वाटर रिसोर्सेज हैं सारे कोई भी सरकार यूज कर ले, इसमें सरकार की कमी क्यों होगी? मतलब सरकार 35% अगर से आप ज्यादा इरिगेशन तो आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। सर इसके लिए DADP प्रोग्राम आया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, तमाम तरह के पिसीकल्चर और सिल्वीकल्चर हो, तमाम तरह की नीतियां आई। ऐसा नहीं है एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, एरिड जोन के लिए एरिड जोन पे कितना रिसर्च हुआ? इजराइल के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। किसान की आमदनी कितनी हो रही है? मेन बात ये ना, काम किसान की आमदनी नहीं हो रही ना। आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि इजराइल ने क्या किया, आज सवाल ये है कि मोदी जी ने जो कहा, किससे कंपेयर करें? 1947 से आप बैठे हैं सर, 1947 से आप बैठे हैं, सब आगे आगे निकलते चले गए। और अब में जब हम देश उससे कंपेयर करें, ना कोरिया से कंपेयर करें, ना चाइना से कंपेयर करें, ना इजराइल से कंपेयर करें। सर 243 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,10,000 है। PL 480 साइन किया था USA के साथ, लाल गेहूं लेते थे। आज जिस समय पर इनकी सरकार आई मोदी साहब की, तो ऑफिशियल फेलियर ही थी भाई। सर किसकी फेलियर थी? वो तो कांग्रेस की फेलियर थी। अरे सर ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ पर खाने के खाने के लिए नहीं था सर, खाने के लिए नहीं था तो क्या करेंगे? कहीं से तो मंगाना था। 1950 आज नहीं सर, आज सिचुएशन ये है कि जिस समय पर मोदी जी की सरकार आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि 3 साल के अनाज के भंडार भरे हुए। ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की है, लेकिन हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी ने जो बड़े बड़े भाषण दिए थे कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसान का पैसा बकाया वापस हो जाएगा, उसका क्या हुआ? आज सवाल यह है कि 50% 4 साल में खाद की कीमत कैसे बढ़ गई? आज सवाल यह है कि 300% इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की कीमत कैसे बढ़ गई? आपने जैसे ही कहा कि इजराइल से कंपेयर मत करिए, उसके बाद से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर बीज की कीमत 500% कुछ सुनाई नहीं दे रहा साहब। आप करें क्यों ना, हम क्यों ना करें कंपेयर? देश की जनता कंपेयर न करे। हम तो कह रहे हैं कंपेयर, मुझे बोलने दो। मैंने कंपेयर ही तो किया सर। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि क्या वीट का, राइस का, केवल 2 चीजों का भी MSP दिला पाए? एक मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कुछ इल्जाम लगाए, सुनते हैं। Government sources have been sending pointers to various media people to try and influence the narrative ahead of the budget. Now, if these pointers actually find reflection in the budget speech of the finance minister, this would tantamount to a budgetary leak. बजट लीक मतलब इनका आरोप है कि जैसे हम जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये चर्चा जो कयास तो हर एक बजट में लगाए जाते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ नहीं सच होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीक हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि पॉइंटर्स दिए सरकार ने। पॉइंटेड होगा तो बात होगी, वरना इस तरह कयास तो हम करते ही रहे हैं, हमेशा करते हैं। नहीं, जरा आलोक की बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सरकारों की ज्यादातर फोकस इस पे रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, किसानों की मतलब खेती की सोइंग एरिया बढ़ रहा है, इस बार घटा है सर, प्रोडक्शन बढ़ रही है, रबी की क्रॉप का सोइंग एरिया 5% घटा है सर। ये सब चीजें फोकस कांग्रेस सरकार का इनकम में नहीं रहा। हाँ, किसान की इनकम पे नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी पे रहा और एक ओवरऑल नंबर पे रहा। अब ओवरऑल नंबर में किसान कहीं मतलब गुम हो गया। उसको नहीं किसान एग्रीकल्चर जैसे डिफेंस के लिए अलग से, रेल के लिए अलग, किसान के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी अभी देखेंगे आप होगा उसमें वो क्या मुझे मोटे तौर पे ये समझाइए कि एक आकलन ये पढ़ा जाता है कि साहब किसान, जैसा यतीश ने कहा कि किसान के प्रोडक्शन पे तो रहा कि देश इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है। पहले देश में इंपोर्ट करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता। अब ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, अब दाल भी प्रोड्यूस कर रहा है, अब चावल प्रोड्यूस कर रहा है, अब गेहूं भी प्रोड्यूस कर रहा है, सब हो रहा है। लेकिन क्योंकि मध्य वर्ग और बाकी लोग शोर बहुत मचाते हैं कि ये कीमतें बढ़ गई, हाँ कीमतें बढ़ गई, फूड इन्फ्लेशन हो गई, इसलिए उनकी कीमतें कम रखनी पड़ती हैं। वो कीमतें जो कम रखनी पड़ती हैं तो किसान को कम मिलता है। क्या ये लॉजिक है? ये भी एक लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यतीश ने बिल्कुल परफेक्ट बात एकदम बुल जाए। लेकिन दूसरी जो लॉजिक है कि जो सरप्लस है, सरप्लस प्रोड्यूसिंग जो किसान है वो कितने % है? सरप्लस है ही नहीं है। उनको सरप्लस करने लायक बनाने के लिए देखिए इन्होंने आप फिर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन चलिए, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर जो है, आप कह रहे हैं कि पहले जो दिया गया उसके बाद अब उतना नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यतीश बात कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पे तो जोर ठीक है, लेकिन इनकम पे जोर कौन देगा? पॉलिसी का नहीं प्लीज, उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे प्रोडक्शन बढ़ाने के, प्रगतिशील बीज, प्रगतिशील खादें, प्रगतिशील मशीनें, उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, उसमें भी एक वो भी एक पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन किसान का आज दर्द ये नहीं है कि प्रोडक्शन
में जो है हम पीछे रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मिडिल क्लास का प्रेशर है, अर्बन मिडिल क्लास का, कि इनकी कॉस्ट कम रखो, तो वो कम। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरेज अलाउड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बंद हो जाएंगे। आप हमारे पास अगर सरप्लस है गेहूं और हम रख लें तो कल आगे एक थानेदार हमको बंद कर देगा। क्यों कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है, पहले दिए खत्म करें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आप क्योंकि आप चाहे जितना प्रोडक्शन बना के रख ले इंडस्ट्री, उसको दिक्कत नहीं है, किसान को क्यों है भाई? हम व्हाई कांट आई एज अ फार्मर कंट्रोल माय प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करना चाहूंगा मैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। कारगिल आके इनका खरीद के ले जाएगा, FCI खरीद के चाहे जितना रख ले, वो फिर बाद में वो करेंगे और हमको नहीं करने देंगे। तो आप पहले तो उन सारे प्रोडक्ट को बाहर लाइए। देखिए 3-4 चीजें हैं इस सप्लाई चेन में। किसान को आप एक कारोबारी की तरह समझे, छोटा कारोबारी है, उसके पास एक सरप्लस है जिसको कैपिटल है जो लैंड के फॉर्म पे, उस लैंड पे वो इनपुट डालता है, फर्टिलाइजर, सीड और इनका, इसके प्राइसेस पे इसका खर्च होता है और लेबर पे खर्च होता है। इन सबको खर्च करने के बाद उसके पास कुछ बचना चाहिए खाने के लिए, नहीं इनकम बचनी चाहिए। तो वो अब इस तरह से नहीं देखा गया किसान को इस तरह से देखा गया कि उसके पास 2 एकड़ है या उसके पास 5 एकड़ है या उसके पास 10 एकड़ है, तो उसको ठीक है गेहूं लगवा दीजिए। अब गेहूं क्या, अब आप देखें वेस्टर्न यूपी में, पूरा वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, डार्क जोन्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन शुरू हो गई और ग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीट हो गया। तो मतलब वो फंडामेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी पे, वो ये पड़ा कि आपने राइस की प्रोडक्शन बढ़ाते रहे और वाटर टेबल फॉल करती रही, और ये बहुत लंबे समय में हुआ आलोक जी, इसलिए ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, ये चल रहा है पिछले 20-25 साल से यही कहानी है। ट्रेडिशनली जो है ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर था, मिलेट जोन था, और मिलेट जोन में कहीं ना कहीं राइस जोन। आपने चावल, आपने धान और गेहूं का ही समर्थन मूल्य बढ़ाते रहे, उसी को हेडलाइन बनाते रहे ना, उसी पे फोकस। एक मिनट सर, ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज 1980 में खत्म हुआ है। 1980 के बाद से 85 ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज है जिसमें राइस है, और 85 के बाद ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी ना। मोटा अनाज, मोटा अनाज में क्यों कीमतें बढ़ाई? सर एक मिनट, और सुनो, जब सबकी कीमतें बढ़ी, आलोक से भी कह रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हो तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। हाँ। इसमें किसानों के खिलाफ पूरा का पूरा रूलिंग क्लास जो है, वो अर्बन मिडिल क्लास, और वो सब इन्वॉल्व है। और दूसरा, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि गांव को विकास की यूनिट बनाओ। जवाहरलाल को कंपेयर नहीं, जवाहरलाल के खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोकसभा कार्रवाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो